नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 के सारांश के बारे में। कई बार परीक्षाओं में इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा और वो जो फैक्ट हैं, वो जो योजनाएं हैं और कितना कौन सी योजना कब चालू की जाएगी, कौन सी योजना का अपग्रेडेशन किया गया है और ये सभी जो केंद्रीय वित्त पर पड़ने वाला जो भार है उसके बारे में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। तो केंद्रीय बजट के रिलेटेड जो भी सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं उन सभी पर चर्चा कर लेंगे और उन सभी घोषणाओं पर बात करेंगे, क्योंकि घोषणाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो बजट में की गई हैं और उन सब जो घोषणाओं से ही रिलेटेड हैं कौन कौन सी योजनाएं पूछी जा सकती हैं, कौन से फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, किस फैक्ट्स को कौन व्यक्ति सुपरवाइज कर रहा है, कौन मंत्री कौन मंत्रालय देख रहा है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो वो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो घोषणा की गई वो की गई कि 1 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति, जो 1 लाख व्यक्ति जो व्यक्ति कमाता है प्रति माह कमाता है, कहने का मतलब 12 लाख पूरे साल में की औसत आय पर कोई आयकर नहीं लिया जाएगा। और एक में इसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया गया है 75,000 रुपए का। कहने का मतलब टोटल 12,75,000 तक जो कर्मचारी हैं उन पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो एक बड़ी राहत केंद्रीय कर्मचारियों को और स्टेट के जो कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में जो कर्मचारी हैं, उन सभी को दी गई है। इससे मध्यम वर्ग परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी, क्योंकि आपको एक बार जो टैक्स कटने के बाद जो टोटल एक्सपेंडिचर करने के लिए आपके पास जो इनकम बचती है, कंज्यूमेबल जो इनकम बचती है, वो आपके पास ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब आप ज्यादा चीजें खरीदेंगे, खपत में वृद्धि होगी और इससे एक सबसे अच्छी बात क्या है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, निवेश की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि जब भी मतलब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। और जब जो निवेशक हैं वो सप्लाई के लिए जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है या वो देखते हैं कि कोई एक प्रोबेबिलिटी है किसी बिजनेस के चलने की या किसी चीज की खपत बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो उसमें निवेश करते हैं और इससे अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, अर्थव्यवस्था में एक पॉजिटिव सकारात्मक वृद्धि होती है। उसके बाद वेतन भोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। कहने का मतलब 12 लाख रुपए तो ये हो गए, प्लस आपका 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 12.75 लाख रुपए हो गए। केंद्रीय बजट में विकास के 4 इंजनों की बात की गई है। तो बार बार यह सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से केंद्रीय बजट में निम्न में से किन इंजनों की बात की गई, इनमें से कौन सा एक है या नहीं है। तो पहला जो हमारा जो इंजन है वो है बजट, वो कृषि है बजट का, एक है एमएसएमई, दूसरा निवेश, तीसरा निर्यात। तो एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई, मध्यम एवं सूक्ष्म जो इकाइयां हैं, उद्योग इकाइयां और कृषि, इन तीनों को विकास के विकास के 4 इंजन माना गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इनमें 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया गया है। तो धन धान्य योजना, इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। कब ये योजना शुरू की जाएगी, कब शुरू की गई, क्या क्या इसके फैक्ट्स हैं, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया हमारे पास प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। अरहर, उड़द और मसूर, ये 3 दालों पर विशेष ध्यान देने के लिए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट घोषणा है, दालों में आत्मनिर्भरता की मिशन चलाया जाएगा। ये आप एक फैक्ट को, इसको आप इंपॉर्टेंट के लिए आप इसको क्या कर लेना, नोटिफाई कर लेना। संशोधित ब्याज योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी का मतलब किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। किसको? किसानों को दिया जाएगा। तो किसानों के लिए बड़ी राहत है। अगर उनको कोई कैपिटल खरीदना है अपनी कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए उनको 5 लाख तक का लोन मिल सकेगा। किससे मिल सकेगा? किसान क्रेडिट कार्ड से। उसके बाद वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा
8% रहने का अनुमान है। इसे वित्त वर्ष 2026 में 4.4% रहने का करने का लक्ष्य दिया गया है। कहने का मतलब जो राजकोषीय घाटा होता है उसे कम से कम रखने का लक्ष्य रखती है सरकार, और अभी तक मौजूदा सरकार इसमें काफी हद तक सफल भी हुई है राजकोषीय घाटे को घटाने में। उसके बाद एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। जो सूक्ष्म और लघु उद्योग जो इकाइयां हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको दिया जाने वाला जो ऋण है गारंटी के साथ में, कोलेट्रल के साथ में दिया जाने वाला ऋण कितना हो गया, 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। इससे निश्चित रूप से जो छोटी लघु उद्योग वाली और सूक्ष्म उद्योग वाली जो विनिर्माण इकाइयां हैं उससे फायदा होगा, और मेक इन इंडिया की जो पहल है उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला ही जो लाइन है उसमें मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम व वृहद उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को शुभारंभ किया जाएगा। आप सभी को पता है कि चाइना ने बहुत तरक्की की और उसका जो मेन इंजन है तरक्की का वो है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे आने की जरूरत है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें अगर हमने आत्मनिर्भरता और सफलता प्राप्त कर ली तो निश्चित रूप से जो विकास है उसको एक नए पंख लग जाएंगे। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। अटल ATL, अटल टिंकरिंग लैब भी इसको बोला जाता है, और आप इसमें ए लगाएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे माननीय, उनका नाम भी बन जाता है, तो उनके नाम पर ही अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है, और ये शायद नीति आयोग की पहल है। तो इससे क्या होगा, बच्चों में नवोन्मेष की भावना का जागृत होगा, नवाचारों की भावना जागृत होगी, और साइंस एंड टेक में बच्चे शुरुआत से ही एक अच्छा करने की, एक सफलता की उनके अंदर प्रवृत्ति जागृत होगी। तो ATL का यही काम है। उसके बाद, और ये स्कूलों में खोली जाएगी, सरकारी स्कूलों में 500 करोड़ के रुपए के कुल परिव्यय के साथ में शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। उत्कृष्टता केंद्र किसके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और इसके लिए क्या वित्त रखा गया है, 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक देखिए बढ़ता हुआ क्रेज है, बढ़ता हुआ जमाना है, और बहुत सारी चीजें आजकल हर एप्लीकेशन, इवन आप एक सरकारी वेबसाइट देख लीजिए, मान लीजिए रेलवे का ही वेबसाइट देख लीजिए, उसमें आप आस्क दिशा वाला एक देखते हैं, एक पॉइंट देखते हैं, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक जो चैट ऑप्शन मिल जाता है, वहां पर आप कोई भी सवाल पूछते हैं। तो इस तरह से हर एक वेबसाइट पर, हर एक कंपनी को आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है, तो उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। बैंकों से ऋण में वृद्धि सहित PM स्वनिधि योजना 30,000 रुपए की सीमा के साथ में UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। गिग वर्करों को हम कहते हैं मौसमी वर्कर, जिनका हमेशा काम नहीं होता है। गिग वर्कर को क्या दिया जाएगा, पहचान पत्र दिया जाएगा। और PM जन आरोग्य योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य देखभाल में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। विकास केंद्र के रूप में शहरों को 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती विधि प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या 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 क्राइटेरिया होगा वो हम देखकर आपको आगे बताएंगे। और बजट में आगे की जो घोषणाएं की गई वो की गई 20,000 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ में लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अणु ऊर्जा मिशन चलाया जाएगा। अणु ऊर्जा मिशन किसके लिए, कि हमारे जो लघु स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है, इससे क्या होगा कि अणु ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करके बिजली उत्पादन करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए अणु ऊर्जा मिशन चलाया जाएगा। उसके बाद संशोधित उड़ान योजना से 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा। आप सभी को पता है उड़ान योजना क्या है। उड़ान योजना का जो मतलब है वो है उड़े देश का आम नागरिक, और ये योजना प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई थी। और
अब इसको संशोधित उड़ान योजना के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा और 120 नए जो डेस्टिनेशन हैं उनको जोड़ा जाएगा। और उसके बाद 1 लाख आवासीय इकाइयों को शीघ्र पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ की स्वामी निधि दी जाएगी। उसके बाद निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पहलों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पांडुलिपियों के सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन चलाया जाएगा। ज्ञान भारत मिशन किसके लिए चलाया जाएगा? पांडुलिपियों के संरक्षण। और देखिए ये हमारा कल्चर का पार्ट है, जो हमारी पुरानी पांडुलिपियां हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे हमारी जो पुराना जो हमारा ज्ञान है उसको संरक्षण किया जाए। और बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% किया गया। कहने का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंश्योरेंस के क्षेत्र में आपकी 74% से, पहले 74% थी, इसको 100% किया गया है। कहने का मतलब 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ली जा सकती है। तो एफडीआई क्या है, इसके लिए भी हम आपको समझाने के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे। ये आप इसको अभी सिंपली ये समझ सकते हैं कि बाहर से, विदेशों से हमारे जो देश है उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आना, तो इससे क्या होता है कि एक तो हमारे देश में विकास बढ़ता है और हमारे जो बेरोजगारी की भी एक जो पॉपुलेशन है वो भी कम होती है, क्योंकि रोजगार भी स्थानीय लोगों को ही दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, औद्योगिक इकाइयां खुलती हैं, औद्योगिक इकाइयों में पैसा बाहर के लोगों का लगा होता है और उनको यदि कोई प्रॉफिट होता है, कोई लाभांश होता है तो उन्हें लाभांश भी दिया जाता है। लेकिन एफडीआई का एक पॉजिटिव चीज ये है कि हमारे देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक आर्थिक और तकनीकी वृद्धि होती है। विभिन्न कानूनों को, 100 से ज्यादा प्रावधानों को गैर आपराधिकरण कर देते हुए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा। संशोधित आयकर रिटर्न की समय सीमा 2 से बढ़ाकर 4 साल किया गया है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई आयकर दिया और वो फॉल्टी हो गया और उसमें आपको संशोधित आयकर रिटर्न भरना है, तो उसकी सीमा कब से बढ़ाई गई? 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। उसके बाद टीडीएस भुगतान में देरी अब अपराध नहीं है। कहने का मतलब यदि टीडीएस भुगतान में आपकी कोई देरी हो गई है, टैक्स का जो आपका ये जो हिस्सा है इसको देरी हो गई आपको देने में, तो उसको अब अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। किराए पर टीडीएस 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया। उसके बाद कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों के उपचार के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट मिल गई है। बीसीडी से आपको छूट दी गई है। और बीसीडी का क्या मतलब होता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी। कहने का मतलब बेसिक मतलब बुनियादी, कस्टम मतलब सीमा, ये ड्यूटी आपका शुल्क। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी कहा जाता है। इसमें आपको जीवन रक्षक जो औषधियां हैं और जो असाधारण बीमारियां हैं उनके इलाज में प्रयोग की जाने वाली जो औषधियां हैं उनको कस्टम ड्यूटी से, बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट मिल गई है। आईएफपीडी, अभी आप आईएफपीडी का मतलब समझिए कि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिस पर अभी आप पढ़ रहे हैं ये भी एक आईएफटीडी है, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। तो इसके बीसीडी को बढ़ाकर 20% किया गया है। कहने का मतलब ओपन सेल्स पर बीसीडी में 5% की और कमी भी होगी। कहने का मतलब यह है कि अब इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल यदि आप खरीदने जाते हैं तो उसकी जो बीसीडी है उसको बढ़ाकर कितना किया गया है? 20% किया गया है। कहने का मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी अगर बढ़ेगी तो कहने का मतलब आपके ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले अगर आप खरीदने जाएंगे तो इसमें आपको थोड़ा और पैसा देना पड़ सकता है। उसके बाद घरेलू विनिर्माण, जो आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है को प्रोत्साहन देने के लिए ओपन सेल्स पर बीसीडी में छूट दी गई है, बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। हमारी आज की लास्ट स्लाइड, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी है, बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैद्युतीय वाहन, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल बैटरी उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं में छूट दी गई है। तो जो बैटरी उत्पादन में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उनके उत्पादन के लिए कुछ छूट दी गई है। अब बच्चों साथ में ही आप मुझे एक कमेंट करके जरूर बताना कि आज के समय में लिथियम आयन की जो बैटरी है
इसका बहुत क्रेज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये बहुत जरूरी होती है। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि लिथियम का प्रोडक्शन करने वाला, हाईएस्ट प्रोडक्शन करने वाला देश कौन सा है। साथ ही में आप मुझे बताइए कि आपका जो लिथियम ट्रायंगल है, जहां पर विश्व का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है लिथियम प्रोडक्शन का, वहां से हमें मिलता है। तो आप सभी मुझे बताइए कमेंट करके कि वो कौन से 3 देश हैं जिनमें लिथियम ट्रायंगल बनता है। वो 3 देश हैं जिनको मिलाकर लिथियम ट्रायंगल बनता है और वहां पर बहुत ज्यादा लिथियम मिलने की संभावना है। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए। जहाज निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्ची सामग्री और घटकों पर 10 साल के लिए बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है और फ्रोजन फिश पेस्ट पर बीसीडी को 30% से घटाकर 5% किया गया है और फिश हाइड्रोलिसेट पर 15% से घटाकर 5% क्या किया गया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी को कर दिया गया है। तो आज का बजट जो अब जो बजट आएगा, जो अभी हमारे ऊपर लागू होने वाला है, अगले जो 12 महीनों में हमारे ऊपर जो बजट लागू होगा, उसकी ये सारी जो बेसिक जो बातें थी, जो सारांश था, जो एक उसका संक्षिप्त जो सार था, वो मैंने आपको बता दिया है। इसी से रिलेटेड जो योजनाएं हैं, जो पहल हैं, जो इनिशिएटिव हैं, वो उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो एक एक चीज को इलेबोरेट करके हम आपको बताते रहेंगे। जब भी हम आपको करंट के टॉपिक पढ़ाएंगे तो इससे रिलेटेड जो भी बात आएगी उसको पूरा एक वाइड तरीके से, पूरा इलेबोरेटेड, पूरी व्याख्या करके हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए आपको ये जो फैक्ट हैं इनको रट लेना है। इससे रिलेटेड पीडीएफ हम आपको अपलोड कर देंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जब वीडियो के नीचे आप लिंक जो है उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, ये फैक्ट अगर आपको अच्छे लगे हों, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको विस्तारित कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को गौरव वैष्णव का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।